गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास संस्थान की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले अपन ने बाजरे की डाउन इम्यूनिटी डिजीज पर चर्चा की थी और अपन नेक्स्ट डिजीज पढ़ने जा रहे हैं बाजरे का अर्गट। हाँ, नाम से स्पष्ट है, अर्गट रोग बिल्कुल आपने देखा भी है, बिल्कुल स्ट्रक्चर से बिल्कुल सामान्य आसानी से आप आइडेंटिफाई इस रोग को कर सकते हो और बिल्कुल सभी ने खेत के अंदर देखा भी है। इस प्रकार का होता है बाजरे का अर्गट, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। ठीक है, बाजरे का अर्गट रोग है ना। बाजरे का जो अर्गट रोग होता है, इसको सामान्य भाषा में जैसे जो अर्गट का जो अर्थ है, अर्गट का अर्थ है, इसको कहते हैं स्क्लेरोसियम। क्या कहते हैं? स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम। ठीक है, जो स्क्लेरोसियम होता है, इसका बिल्कुल ये जो स्क्लेरोसियम आपको दिख रहा होगा, जो ये ब्लैक हार्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, जो पहले कैसी होती है, गहरे भूरे रंग की होती है और बाद में कैसी हो जाती है, ब्लैक रंग की दिखाई देती है और बिल्कुल कठोर होती है, बिल्कुल कठोर होती है। उस कठोर ब्लैक रंग की या गहरी भूरे रंग की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्क्लेरोसियम कहते हैं। कौन सी स्टेज कहते हैं? स्क्लेरोसियम कहते हैं। और स्क्लेरोसियम जो होता है, यही डिजीज कोज करता है। स्क्लेरोसियम किसमें कन्वर्ट होता है? इसको स्क्लेरोसिया भी कहते हैं। स्क्लेरोसिया क्या होते हैं? ये यहां से सीधे बाली से कहां चले जाते हैं? भूमि के अंदर चले जाते हैं और मृदा के अंदर जाने के बाद में जब अगले सीजन में अपन बाजरे की सोविंग करते हैं, उस समय ये यहां से क्या हो जाते हैं, इनको अनुकूल परिस्थिति मिलने पर स्क्लेरोसिया वापस क्या बन जाते हैं, ये जर्मिनेट, अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होने के बाद में एस्काई का निर्माण करते हैं। एस्काई है ना, एस्काई का निर्माण करते हैं। और एस्काई के अंदर कौन से स्पोर होते हैं? एस्को स्पोर होते हैं। कौन से स्पोर होते हैं? एस्को स्पोर, जिनको कहते हैं एस्को बीजाणु। कौन से बीजाणु कहते हैं? एस्को बीजाणु होते हैं। एस्को बीजाणु जो होते हैं वो वजन में बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और वजन में हल्के होने के कारण ये आसमान में आसानी से तैरते रहते हैं और ये तैरते तैरते क्या करते हैं, दूसरे जो स्वस्थ पौधे हैं उनकी बालियों को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, उनकी बालियों पर आके गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीज, जो कोज, ये डिजीज के जो सामान्य अपन को लक्षण दिखाई देते हैं, ये बाली अवस्था पर दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था पर दिखाई देते हैं? बाली अवस्था पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो अपन ने क्या पढ़ा था, वहां पर दो प्रकार के लक्षण, एक तो पत्तियों जहां पर बाली का निर्माण होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते थे और एक बाली अवस्था पर। लेकिन अर्गट रोग की जो लक्षण है, कौन सी अवस्था पर दिखाई देते हैं? बाली अवस्था पर दिखाई देते हैं। मेनली ये रोग बात करें तो ये सोइल बोर्न डिजीज है। कैसा रोग है? सोइल बोर्न डिजीज है। ठीक है, मृदा जनित रोग है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये बीज के द्वारा भी फैल सकता है। बीज के द्वारा कैसे फैल सकता है मैं आपको बताऊं कि बीज, जब ये जो गोंद है, जिसको ये जो स्क्लेरोसिया है, अपन थ्रेसिंग के द्वारा इसको करते हैं या निकालते हैं, दाना निकालने के दौरान ये क्या होता है, स्क्लेरोसिया बीज के साथ में मिक्स हो जाते हैं और इस बीज की अपन बिना सफाई किए अगले सीजन में यदि फसल को बो देते हैं, बीज को बो देते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्क्लेरोसिया वापस कहां चले जाएंगे? बीज के साथ में कहां चले जाएंगे? मृदा में चले जाएंगे और अनुकूल परिस्थिति में वापस क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। इस प्रकार डिजीज कोज करते हैं। तो मेनली यहाँ पर अपन को ध्यान होना चाहिए, जो अर्गट रोग है वो सोइल बोर्न डिजीज है, मृदा जनित रोग है। ठीक है, इससे पहले हरितपाली रोग की बात की थी, वो कैसा है? बीज जनित भी है और मृदा जनित भी है, लेकिन यहाँ पर ये मेनली कैसा है? मृदा जनित रोग है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार देखो, इसमें दो स्टेज होती है। एक तो हनी ड्यू स्टेज, जिसको कहते हैं बालियों के ऊपर अपन को केवल गोंद दिखाई देगा, है ना। हनी ड्यू स्टेज आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है अच्छी तरह, बालियों के ऊपर ये देखो गोंद दिखाई दे रहा है ना। और ये गोंद सुबह के समय, जब ओस का टाइम होता है, सुबह के समय ओस के अंदर ये देखो, आपको पता होगा, ये बूंद 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 करके यहाँ नीचे गिरने लगता है। ठीक है ना, किसी भी बाजरे की जहां पर भी ये रोग की समस्या पाई जाती है, आप देखना उस बाली में यदि गोंद बना हुआ है तो नीचे की तरफ आपको गोंद के छोटी छोटी बूंदे मिल जाएगी। ठीक है, यही बूंदे होती क्या है, ये बूंदे सोइल मृदा के ऊपर पड़ी रहती है और धीरे धीरे हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और ये भी किसमें बदल जाती है? स्क्लेरोसिया में बदल जाती है, जिसको स्क्लेरोसियम भी कह सकते हैं। स्क्लेरोसिया के अंदर बदल जाती है और ये जो स्ट्रक्चर होती है गहरे भूरे रंग की या ब्लैक रंग की होती है। या फिर यदि नीचे बाली के नीचे गिरने से नहीं बनती है तो सीधे समय के साथ ये किसमें भी बनने लगती है? बालियों में भी बनने लगती है। आपको देखो यहाँ पर ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई देने होगा। तो इस प्रकार बाजरे के इस रोग में लक्षण दो प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तो हनी ड्यू स्टेज और एक कौन सी होगी? स्क्लेरोसियम स्टेज। कौन सी स्टेज? स्क्लेरोसियम स्टेज। बात करते हैं इस रोग पर, आगे चर्चा करते हैं। इसे चेपा या गोंदिया रोग भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? चेपा या गोंदिया रोग भी कहते हैं। यानी गोंद बनता है इसलिए इसको गोंदिया रोग कह देते हैं। और चेपा, गोंद कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए इस रोग को क्या नाम दिया गया है? चेपा रोग नाम दिया गया है। इसका कवक अर्गोटीन है ना, या फिर अर्गोटोक्सिन नामक विषैला एल्कलॉइड उत्पन्न करता है। जो कवक होता है, सिट्टे के अंदर जो भी आपको ये जो ब्लैक जो स्ट्रक्चर होती है, गोंद मिक्स होता है, उस गोंद से कौन सा रोग, कौन सा एल्कलॉइड निकलता है?
अर्गोटीन और अर्गोटोक्सिन एल्कलॉइड विषैला जहरीला पदार्थ निकलता है। यदि अपन उसका सेवन करते हैं, इसे या पशुओं को खिलाए जाए या अपन बाजरे की रोटी अपन स्वयं खाते हैं, बाजरे की चपाती खाते हैं, तो उस कंडीशन में अपने मनुष्य या जानवरों में कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? अर्गोडिज्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, अर्गोटीन या अर्गोटोक्सिन नामक विषैला एल्कलॉइड बनता है यहाँ पर, और इसका सेवन करने से, इसके आटे का सेवन करने से या इसको जानवरों को खिलाने से कौन सा रोग हो जाता है? अर्गोडिज्म रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य इसके बारे में है। नेक्स्ट यदि बात करें, रोगजनक जो इसका है वो है क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस। कवक क्या है इसका? क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस नामक कवक से ये रोग उत्पन्न होता है। और ये जो कवक होता है मुख्यतः कैसा होता है? मर्दा जनित होता है। यदि क्वेश्चन पूछे जाए मेनली ये किससे होता है? सोइल बोर्न डिजीज होता है, मर्दा से फैलता है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद में है इसके स्क्लेरोसिया बाजरे में पुष्पन के समय अंकुरित होकर, जब बाजरे की पुष्पन स्टेज आएगी उस समय जो स्क्लेरोसिया है वो जर्मिनेट हो जाते हैं सोइल के अंदर, और जर्मिनेट होने के बाद में ये इसमें क्या बनता है? एस्को बीजाणु बनता है। जर्मिनेट होने के बाद में क्या बनेगा? एस्को बीजाणु बनते हैं, और एस्को बीजाणु होते हैं वो वजन में हल्के होने के कारण हवा से ऊपर उड़ जाते हैं, और ऊपर उड़कर कहां पर चले जाते हैं? वायु के माध्यम से पुष्पों पर चले जाते हैं या बाली पर चले जाते हैं, और बाली को क्या कर देते हैं? इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो ये पता होना चाहिए यहाँ पर इन्फेक्शन कौन सा बीजाणु खोज करता है? एस्को बीजाणु। कौन सा बीजाणु कौन खोज करता है? एस्को बीजाणु एक थैली सदर संरचना के अंदर होता है जिसको कहते हैं एस्की, जिसको क्या कहते हैं? एस्काई भी कह देते हैं। एस्काई के अंदर बहुत सारे क्या निकलते हैं? एस्को बीजाणु निकलते हैं। जो एस्काई मान सकते हैं ऐसी एक बंद संरचना होती है जिसके अंदर बहुत सारे एस्को स्पोर पड़े हुए हैं या एस्को बीजाणु पड़े हुए हैं। जब ये इसकी सतह फटती है तब बिल्कुल हवा के अंदर एकदम से बिखरता है, और एकदम से बिखरने के साथ एस्को बीजाणु हवा के अंदर चले जाते हैं, और हवा के अंदर जाकर कहां पर चले जाते हैं? पुष्पों के ऊपर चले जाते हैं, जिससे जो पुष्प है वो क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और उसके ऊपर गोंद जैसा पदार्थ बनने लगता है, और बाद में धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो स्क्लेरोसिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर, देखो इस प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। देखो यहाँ पर जो एस्काई है, मैंने क्या बताया था? एस्काई के अंदर पेरिथीसिया होता है विद एस्काई। जो पेरिथीसिया के ऊपर जो एस्काई बनता है उससे कौन से स्पोर निकलते हैं? एस्को स्पोर निकलते हैं। और एस्को स्पोर्स वेट में स्प्रिंग सीजन, यानी स्प्रिंग सीजन की बात कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन से संबंधित है। जो एस्को स्पोर है वो हल्के होने के कारण सीधे कहां चले जाएंगे? ग्रासेज या सीरियल के फ्लोर्स पर चले जाएंगे, हवा के अंदर उड़कर। किसके माध्यम से जाएंगे? वायु के माध्यम से जाएंगे, है ना? वायु के द्वारा कहां पर चले जाएंगे? यानी कि घास कुल या फिर सीरियल्स यानी खाद्यान्न फसलों के फ्लोर्स पर या उनके पुष्प पर चले जाते हैं। बात करते हैं बाजरे की। ठीक है, बाजरे में ये यहां पर देखो स्पेसिलिया जो होता है, स्पेसिलिया से ये क्या होता है? यहाँ पर सीरियल्स के हेड पर क्या हो जाता है? स्क्लेरोसिया का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोर्स के ऊपर जो इन्फेक्टेड कोर्स करता है एस्को स्पोर, ये किसका निर्माण करता है? स्पेसिलिया का निर्माण करता है। और स्पेसिलिया से बाद में किसका निर्माण होता है? स्पेसिलिया से स्क्लेरोसिया का निर्माण होता है। यानी कि वो जो गोंद सदृश संरचना है वो गहरे भूरे रंग की या ब्लैक रंग की स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाता है, जिसको क्या नाम दिया यहाँ पर? अर्गट। मैंने बताया था अर्गट का सामान्य अर्थ क्या है? स्क्लेरोसिया। क्या है? स्क्लेरोसिया है। स्क्लेरोसिया बनने के बाद में बात करते हैं समर सीजन के बाद में। समर सीजन के बाद में ये किसमें बदल जाता है? स्क्लेरोटियम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? स्क्लेरोटियम में। बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। स्क्लेरोसिया थोड़ी मुलायम स्टेज होती है, लेकिन जो स्क्लेरोटियम होता है बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। और ये अर्ली स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग जो सीजन होती है उससे पहले ही क्या कर देती है? ये अटैक कर देती है फसल के ऊपर। अटैक करने से वापस उस पर इन्फेक्टेड पौधे पर किसका निर्माण होगा? एस्काई का निर्माण होगा। एस्काई से वापस क्या निकलेंगे? एस्को स्पोर। और इस प्रकार इसकी जो रिपीटिंग लाइफ साइकिल है वो ये इस प्रकार चलती रहती है। लेकिन बात करें यहाँ पर, ये एस्को स्पोर कैसे हैं? ये सेक्सुअल स्पोर है जिसको कहते हैं लैंगिक बीजाणु है। कैसे बीजाणु है? लैंगिक। लेकिन इसकी लाइफ साइकिल अलैंगिक बीजाणु के रूप में भी कंप्लीट हो सकती है। बात करें यहाँ पे ग्रासेज, देखो एस्को स्पोर ने किसको इन्फेक्टेड किया? फ्लोर्स को इन्फेक्टेड किया, और फ्लोर से स्पेसिलिया से क्या बन गया? सीधा कोनिडिया बन गया। और कोनिडिया क्या है यहाँ पर? एसेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया क्या है यहाँ पर? एसेक्सुअल स्पोर है। तो इसको क्या नाम दे दिया? एसेक्सुअल साइकिल। यानी कि स्पेसिलिया से क्या बना? कोनिडिया, और कोनिडिया ने वापस किसको इन्फेक्टेड कर दिया? फ्लोर को या पुष्प को। यानी कि सेम सीजन में वापस, यानी कि कोई बाली यदि इन्फेक्टेड नहीं हुई, बात करता हूं यहाँ पर जैसे 100 बाली है, कितनी बाली है? 100 ईयर है। 100 ईयर में से 10 ईयर इन्फेक्टेड हुई है ना? तो ये यहां पर तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो स्क्लेरोसिया है, ये तुम मर्दा में चले जाएंगे और अगली सीजन में डिजीज कोज कर देंगे। ठीक है, अगली सीजन में भाई ये डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, और जब अगली सीजन में इनको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी उसके बाद में जर्मिनेट होकर अगली सीजन में डिजीज कोज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बची हुई है 90 ईयर है।
है ना, 90 वाली यहाँ पर बची हुई है, इनको इन्फेक्ट कौन करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर करते हैं। ये स्पेसिलिया से सीधा क्या निकलता है, कोनिडिया निकलता है, और कोनिडिया उसी फसल की किस पर अटैक कर देता है, वहां पर पुष्प यानी बचे हुए पुष्पों पर वापस अटैक कर देता है। यानी कि सेम सीजन के क्रॉप पर जो डिजीज यदि बढ़ता जा रहा है, सीवियर कंडीशन में बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर किसका रोल है, एसेक्सुअल साइकिल का रोल है। कौन सी साइकिल का रोल है, एसेक्सुअल, वहां पर डिजीज कोज करता है एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसको क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं, वो डिजीज कोज करता है। डाउनी मिल्ड्यू में एसेक्सुअल स्पोर कौन सा था, जू स्पोर, कौन सा था, जू स्पोर, यहाँ पर केस कौन सा है, कोनिडिया है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल, तो इस संपूर्ण ऐसे यदि घूम के जाती है तो इस लाइफ साइकिल को कहते हैं सेक्सुअल साइकिल, और स्पेसिलिया से सीधा यदि कोनिडिया का निर्माण होकर वापस, तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल साइकिल। तो एसेक्सुअल साइकिल के अंदर कौन सा स्पोर होगा, एसेक्सुअल स्पोर होगा, और वो कौन सा होगा, कोनिडिया। और सेक्सुअल स्टेज के अंदर सेक्सुअल स्पोर होगा, और वो कौन सा होगा, एस्को स्पोर होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें लक्षण, इसके लक्षण पुष्पावस्था में दिखाई पड़ते हैं। कौन से अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, पुष्पावस्था में। लक्षणों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मधु बिंदु, है ना, मधु यानी कि गोंद से लिया गया है यहाँ पर, और हनी ड्यू, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हनी ड्यू स्टेज, या जिसे कहते हैं मधु बिंदु या हनी ड्यू स्टेज या हनी ड्यू अवस्था। इसमें बाली पर गुलाबी शहद के समान, गुलाबी या हल्के गुलाबी रंग का शहद के समान अपन को बूंदे दिखाई देती है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, बूंदिया नाम दिया, गोंद नाम दिया, या चेपा नाम दिया, जो बाद में कैसा हो जाता है, भूरे रंग में या फिर काले रंग में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। देखो आपको यहाँ पर गोंद बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये गोंद यानी कि शहद के समान हल्के गुलाबी रंग की ये गोंद बनता है, और ये धीरे धीरे समय के साथ किसमें परिवर्तित हो जाता है, गहरे भूरे रंग में या फिर काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आगे की स्टेज उत्पन्न होती है। उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, उसे कहते हैं स्क्लेरोसिया अवस्था, ठीक है ना। जब ये सूखने लगता है गोंद, तो गहरे भूरे रंग में बदलेगा, गहरे भूरे रंग में बदलने की अवस्था, जो आगे की अवस्था आती है, उसको कहते हैं स्क्लेरोसिया अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं, स्क्लेरोसिया अवस्था कहते हैं। यानी कि मध्यबिंदु अवस्था के कम से कम 10 से 15 दिन बाद में, जब गोंद बनेगा उससे 10 से 15 दिन बाद में बालियों में दानों की जगह क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, गहरे भूरे या काले रंग की स्क्लेरोसिया उत्पन्न। यानी कि दाने तो कम बनेंगे, और ये ब्लैक रंग के जो पार्ट है ये ज्यादा बनेंगे। आपने बाली देखी होगी, कई बार बाली पूरी ब्लैक दिखाई देती है और ऐसी हार्ड स्ट्रक्चर बनती है, देखी होगी सबने। देखो दाने कम दिखाई दे रहे हैं और हार्ड स्ट्रक्चर ज्यादा दिखाई दे रही है जगह जगह, ऐसा देखो कई बार संपूर्ण बाली ब्लैक हो जाती है। तो इस कंडीशन को, इस स्टेज को कौन सा अवस्था कहते हैं, स्क्लेरोसिया अवस्था कहते हैं, जिसमें किस प्रकार के लक्षण हो जाते हैं, गोंद कैसा हो जाता है, गहरा भूरे और काले रंग का हो जाता है, और इसको जो ब्लैक रंग की जो हार्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम दिया है, स्क्लेरोसिया नाम में दिया है। बात करते हैं प्रबंधन इसका क्या है। देखो सस्य उपाय की बात करें, कौन सी उपाय की, सस्य उपाय की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए, यानी कि गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि स्क्लेरोसिया जो है वो सतह पर आकर प्रकाश अधिक टेम्परेचर से क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, वो डिजीज कोज नहीं कर सके। यहाँ पर बात करें रोग रहित बीज का ही उपयोग करना चाहिए, रोग रहित, ऐसा नहीं कि स्क्लेरोसिया हो उसके अंदर तो उसको नमक के घोल के अंदर डिप करके, और जो स्क्लेरोसिया पानी की सतह पर तैरते हैं उसको बाहर निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, और जो बीज पेंदे में बैठ जाता है उस पात्र के, उस बीज को निकालकर साफ पानी से धोकर क्या करना चाहिए, उसकी बुआई करनी चाहिए। बात करते हैं रोग अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि ऐसी बाली, इन्फेक्टेड बाली यदि अपन को खेत में दिखाई देती है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। बीजों को 20% नमक के घोल से क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। और एक इसका सबसे इफेक्टिव कंट्रोल है अगेती बुआई करनी चाहिए। कैसी बुआई करनी चाहिए, अगेती बुआई करनी चाहिए, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसको अगेती बुआई से भी इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि जब बाली बन के दाना बन जाएगा उसके बाद में यदि फंगस अटैक करेगा, फंगस कब अटैक करेगा, जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी। अनुकूल परिस्थिति कब मिलेगी, उसको अनुकूल टेम्परेचर होगा, एनवायरमेंट में अनुकूल ह्यूमिडिटी होगी, उस समय वो अटैक करेगा। तो उससे पहले बालियों में दाने बनकर तैयार हो जाए, और तो बालियों में दाने बनकर तैयार हो जाएंगे तो उस कंडीशन में अपन को ज्यादा नुकसान वहां पर नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं रासायनिक उपाय। पुष्पन पूर्व व पुष्पन से पहले या फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर, एक तो पुष्पन से पहले और पुष्पन के बाद में 7 से 10 दिन के अंतराल पर किसका स्प्रे करते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% या फिर जाइनेब 0.25% या कार्बेंडाइजाइम 0.2% या फिर प्रोपेकोनाजोल, यहां पर आप और ऐड कर सकते हो प्रोपेकोनाजोल। प्रोपेकोनाजोल इस फंजीसाइड का या इस कवकनाशी का भी प्रयोग अपन कर सकते हैं। देखो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है, जाइनेब का प्रयोग कर सकते हैं, या इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनेब का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रोपेकोनाजोल का प्रयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो कवकनाशी है इस डिजीज के अगेंस्ट में क्या है, ये इफेक्टिव है, ये इस डिजीज के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देती है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कौन कौन सी है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जाइनेब है, कार्बेंडाजिम और प्रोपेकोनाजोल है। और इसके अलावा यदि सबसे अच्छा उपाय यदि देखें तो नमक का घोल है, जो अपन ने पहले पढ़ लिया सस्ते के अंदर। नमक के घोल का कितना प्रयोग करते हैं, 20% प्रयोग करते हैं। नमक के घोल का सोल्यूशन करते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी लेते हैं, उसके अंदर 20 किलो नमक डाल देते हैं, और नमक डाले हुए पानी के अंदर बाजरे का बीज डालते हैं, तो उससे के जो स्क्रोसिया हो गए, जो बाजरे के दाने के साथ चिपके हुए रहेंगे, वो कहां पर आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। तो उसको हटा के निकाल के बाहर कर दो, और जो दाना है वो पेंदे में बैठ जाएगा। तो पानी को साफ करके उस दानों को निकालकर साफ पानी से धोकर सुखाकर उसकी क्या कर देते हैं अपन, बुआई कर देते हैं। तो ये जो ये कवकनाशी भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं जैविक उपाय की, तो यहाँ पर रोगरोधी किस्में, रोगरोधी किस्में कौन सी है, पूसा 23, WCC 75, है ना। ये जो वेराइटी है किसके अगेंस्ट में प्रतिरोधी है, ये किसके अगेंस्ट में है, यहाँ पर अर्गट रोग के अगेंस्ट में प्रतिरोधी है। और यहाँ पर फ्यूजेरियम शंभुशीलम, बात करते हैं शंभुशीनम, इसकी स्पीशीज है फ्यूजेरियम शंभुशीनम। जो इसमें फ्यूजेरियम शंभुशीनम जो कवक है, इसका प्रयोग बीजोपचार में, इसके कल्चर का प्रयोग या इसके पाउडर का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, बीजोपचार के अंदर काम में लेते हैं। इसके 2 से 3 ग्राम मात्रा, 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लिए इसका कल्चर काम में लेते हैं, या इसका पाउडर फॉर्म काम में लेते हैं। कौन से कवक का लेते हैं, फ्यूजेरियम शंभुशीनम नामक कवक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ भी आपका अर्गट रोग कंप्लीट है। आपके प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बाजरे की फसल के 2 इंपोर्टेंट डिजीज थे, डाउनी मिल्ड्यू और अर्गट रोग। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट कपास की फसल के डिजीज पढ़ेंगे।